हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा फोर्थ पेपर है नेचुरल प्रोडक्ट है। जो नेचुरल प्रोडक्ट की हमें स्टडी करनी है, नेचुरल प्रोडक्ट में केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट की स्टडी करनी है। तो टर्पेनाइट एक तरीका नेचुरल प्रोडक्ट ही कहा जाता है जो नेचुरल रिसोर्स के द्वारा हमें प्रोड्यूस होता है, इसको इसलिए हम इसको भी नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट्स की स्टडी करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, उसके यूसेज ने स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेनाइट्स के जो स्ट्रक्चर थे, नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको मैंने बता दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट्स जो होता है, अब देखिए जो टर्पेनाइट्स होती है, मैंने बताया था ना टर्पेनाइट्स क्या होती है। टर्पिन के द्वारा टर्पिन का डेरिवेटिव्स होता है, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होता है। अब जो टर्पीन होती है तो आइसोप्रीन के कॉम्बिनेशन से मिलती है। जो आइसोप्रीन होती है, आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन के दो मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन करते हैं तो टर्पीन बना देते हैं। अब उसके बाद जो टर्पीन होती है, टर्पीन जब ऑक्सीजनेटेड होता है, उसका एयर की प्रेजेंस में आती है, जब ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो टर्पेनाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए टर्पेनाइट्स को टर्पीन का डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अब टर्पेनाइट जो होती है काफी क्लास में डिवाइडेड हो जाती है उस स्ट्रक्चर पे। इसके जो ये फॉर्मूले की जो आइसोप्रीन होते हैं, आइसोप्रीन के नंबर के बेस पे वो काफी टाइप में क्लासिफाई हो जाती है। उसको डिफरेंट टाइप के क्लास में हमने डिवाइड कर चुके हैं। उसमें तो कुछ 6-7 क्लासेस होती है। सबसे पहली क्लास आती है हेमोटर्पीन आता है। हेमोटर्पीन को आइसोप्रीन कहते हैं। जो हेमोटर्पीन होता है, हेमो लिखिए यहाँ पे, एमओ करिए इसको, हेमोटर्पीन या आइसोप्रीन होता है। अब जो हेमोटर्पीन का जो जनरली फॉर्मूला होता है C5H8 होता है, जिसको हम आइसोप्रीन कहते हैं। ओके, हेमोटर्पीन जो हेमोटर्पीन C5H8 होता है, जो नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन का। अब जब दो आइसोप्रीन आपस में कंबाइन करती है तो टर्पीन बना लेती है, जिसको मोनोटर्पीन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा C5H8 इंटू 2 की जैसे 2 से हम गुणा करते हैं इसको। 2 मॉलिक्यूल लिए हमने ये C5H8 के, तो C10 हो जाएगा, H16 हो जाएगा। तो C10 और H16 ये क्या है, टर्पीन या मोनोटर्पीन, ये सिंगल। अब इसी प्रकार जब ये मान लीजिए अब आइसोप्रीन की जब 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, C15H24 बनाते हैं, तो उसको हम सेक्यूटर्पीन कहा जाता है। सेस्क्यूटर्पीन कहते हैं उसको, SECS, सेस्क्यूटर्पीन, QUITERPENES, सेस्क्यूटर्पीन कहते हैं। सेस्क्यूटर्पीन भी कह सकते हैं या सेस्क्यूटर्पेनाइट्स भी हम कह सकते हैं उसको, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C15H24 होता है। या आप सीधा लिखिए C5H8 का होल थ्राइस। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो C15 आएगा, H24 आ जाएगा, H24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा ऑब्वियसली। या इसकी इस तरीके से गुणा कर लीजिए, इंटू 3 करोगे, कार्बन 5 की गुणा जब 3 से करोगे ऑब्वियसली 15 आएगा। 8 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा, 8 के 24 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाले नाम याद करने, फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नाम आपको याद करने होंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होगा, आइसोप्रीन या हेमोटर्पीन, आइसोप्रीन C5H8, बाद में सिर्फ इसको गुणा करना है। मोनोटर्पीन 2 गुणा कर दीजिए, सेस्क्यूटर्पीन में 3 गुणा कर दीजिए। डाइटर्पीन, अब देखिए डाइटर्पीन नॉर्मली तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि डाई होगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, डाई का 4 होता है यहाँ पे। सेस्क्यूटर्पीन यहाँ पे ट्राई आना, मोनो के बाद डाई आना चाहिए था, लेकिन मोनो के बाद डाई नहीं आता है, क्योंकि मोनो को जो दिखाता है ना, मोनोटर्पीन में दिखाता है कि वो 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मोनो सिंगल, जो मोनो नॉर्मली सिंगल के लिए यूज किया जाता था, लेकिन टर्पेनाइट में मोनो जो यूज किया जा रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जा रहा है। जहां टर्पीन के आइसोप्रीन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो टर्पीन बना लेते हैं, इसी टर्पीन को मोनोटर्पीन कहा जाता है। अब जो थर्ड मॉलिक्यूल होता है 3 मॉलिक्यूल के लिए, उसने नया वर्ड यूज किया है, सेस्क्यूटर्पीन बोला उसने। आइसोप्रीन की 3 से गुणा करोगे C15H24 आ जाएगा। वहीं अगर उसके बाद मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन के बाद डाइटर्पीन आता है। ये 3 के लिए तो डाइटर्पीन 4 के लिए होता है।
डाइटरपिन C5H8 का 4 से गुणा कर लीजिए, C20 होगा, H32 हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये डाइटरपिन होगा। डाइटरपिन के बाद अब पेंटाटरपिन, डाइटरपिन के बाद जो आएगा, अब पांचवा हमें मॉलिक्यूल लेना है। अब जब ये मोनो 2 के लिए यूज कर रहा है, डाई को 4 के लिए यूज कर रहा है, और जो ट्राई को यूज करेगा तो 6 के लिए यूज करेगा। ऑब्वियसली ट्राई को 6 के लिए यूज करेगा, टेट्रा को 8 के लिए यूज करेगा, जिसमें 8 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, ट्राई में 6 मॉलिक्यूल। तो थर्ड के लिए और 5 के लिए नया नाम दिया है उसने। थर्ड के लिए तो सेस्टोटरपिन नाम दिया, और उसने डाइटरपिन फोर्थ के लिए नाम दे दिया सेस्टरटरपिनाइड। सेस्टरटरपिनाइड्स ने 5 मॉलिक्यूल के लिए नाम दिया कि मान लीजिए आइसोपिरिन के 5 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने के बाद C25H40 बनाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको सेस्टरटरपिनाइड्स कहा जाता है। उसके बाद ट्राइटरपिनाइड बोला, ट्राइटरपिनाइड में आइसोपिरिन के 6 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके C30H48 बनाते हैं। ये क्या है? ये टर्पनाइड्स होता है, जिसमें कार्बन के नंबर 30 होते हैं, हाइड्रोजन नंबर 48 होते हैं। अभी आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा, उसमें समझ में आएगा। अभी जस्ट हम उसकी क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं कि मतलब इसको न्यू क्लास में डिवाइडेड किया गया है। टेट्राटर्पनाइड्स होता है, टेट्राटर्पनाइड्स के लिए कुछ नहीं करना है, वही सेम चीज करनी है। फॉर्मूला एक आइसोपिरिन का आइसोपिरिन है ना, आइसोपिरिन को टेट्राटर्पनाइड्स का मतलब है 8 के साथ गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, तो इसमें कार्बन के नंबर 40 होते हैं टेट्राटर्पनाइड्स में, 68 64 नंबर हाइड्रोजन के होते हैं। ये आ गया, यहाँ पे 5 दिखा दी ना मैं, C5H8 को होल 8 के साथ या इंटू 8 कर लीजिए, तब हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। क्या बोलते हैं, पॉलीटर्पनाइड वो होते हैं जिसमें कार्बन के नंबर मोर देन 40 होते हैं, आप कह सकते हैं, जिसमें होल n होता है, जिसमें कार्बन के नंबर n होते हैं, हाइड्रोजन के नंबर n होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन याद करनी है, फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इन नाम को याद करना है। हेमोटर्पिन, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन। मोनोटर्पिन उसने 2 के लिए यूज किया, डाइटर्पिन उसने 4 के लिए, और ट्राइटर्पिन उसने 6 के लिए यूज किया है, टेट्राटर्पिन उसने 8 के लिए यूज किया जाता है दिया है। लेकिन मोनो के बाद यहाँ पे कहीं अगर वो डाई यूज कर रहा है तो उसे ट्राई जिसमें 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, ऐसा भी कोई नाम देना होगा, उसके लिए उसने सेस्टोटर्पनाइड ले लिया, 5 के लिए उसने सिस्टरटर्पनाइड नाम दे दिया। तो यहाँ पे उसने कुछ ये टेबल बना ली, टेबल में उसने कुछ नहीं किया, टेबल में तो उसने एग्जांपल लिख दिया कि जो ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं, जो टर्पनाइड जो होते हैं ना, किन टर्पनाइड के एग्जांपल ये हो सकते हैं, और उसने यहाँ पे उसने दिया कि आइसोपिरिन की यूनिट कितनी है, इसमें कंबाइन करती है। जैसे आइसोपिरिन की यूनिट लिखी ना, मोनो हेमोटेरिपिन में 1 यूनिट है, मोनोटेरिपिन में 2 यूनिट है, सेस्टोटेरिपिन में 3 यूनिट है, डाइटरपिन में, डाइटरपनाइड में या डाइटरपिन में, डाइटरपिनाइड्स में 4 यूनिट है, सेस्टरटर्पिनाइड में 5 यूनिट है, ट्राइटरपिनाइड्स में 6 यूनिट है, टेट्राटर्पिनाइड में 8 यूनिट है। तो यहाँ पे हम आइसोपिरिन यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे कार्बन के नंबर लिखते हैं, कार्बन एटम के कितने नंबर होते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे उसके एग्जांपल लिख देते हैं। सबसे पहले आइसोपिरिन का लिखा C5H8, उसने यहाँ पे आइसोपिरिनॉल यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, जिसमें कार्बन के नंबर 5 होते हैं, हाइड्रोजन के नंबर 8 होते हैं, आइसोपिरिन यूनिट 1 होती है। यहाँ पे दूसरा उसने C5H8 की जब गुणा 2 से की, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमें मिला C10H16 मिला। C10H16 को हमने मोनोट्रोपिन कहा था या मोनोट्रिपोनाइड्स कहा था, इसका एग्जांपल मेंथोल ले लिया उसने। कार्बन के नंबर 10, हाइड्रोजन के नंबर 16 होते हैं, जिसमें आइसोपिरिन की 2 यूनिट इसमें पार्टिसिपेट ले रही है, 2 यूनिट के साथ कंबाइन करके मोनोट्रोपिन मिलता है। अब यहाँ पे सेस्टोटर्पनाइड्स होता है, जिसमें आइसोपिरिन 3 से गुणा करती है तो C15H24 मिल जाता है। यहाँ पे उसने इसका एग्जांपल ले लिया होमोलोन ना लेंगे आप, ट्राई में जो ट्राई है ना, ट्राई के लिए आप एक एग्जांपल मैंने बताया था, ट्राई के लिए न्यू एग्जांपल वो आगे है, मैं दिखा दूंगा, उसी एग्जांपल को आप लिख लेना। जो हम क्लासिफिकेशन हम आगे नोमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे ना, इसके इन सब के जो फॉर्मूला है ना, अभी हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उनका नोमेनक्लेचर उसके नाम डालेंगे, तो जो वाला एग्जांपल हो गया उसी एग्जांपल को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो मैंने ठाकर लिख दिया था, बुक वगैरह बुक से लिखा था, तो मैंने लिख दिया था, लेकिन आप एग्जांपल वे लिखना जो मैंने क्लासिफिकेशन में आगे सब क्लास में दिए हैं, उन एग्जांपल को यहाँ पे लिख लेना।
तो यहाँ पे C4 के लिए जो डाइटरपेनाइट्स होता है, यहाँ पे आइसोप्रीन की 4 से गुणा करने के बाद यहाँ पे से रेटिनॉल, यहाँ पे भी दूसरा एग्जांपल लीजिए आप। एग्जांपल उसमें से आगे से मैं बता दूंगा, उसमें से ले लेना आप, ठीक है ना। ये कार्बन के नंबर, यहाँ पे आइसोप्रीन की यूनिट यहाँ पे हमें लिख लेनी है कि जो 6 होता है, 6 के लिए 6 यूनिट यूज होती है, टेट्रा के लिए 8 यूनिट होती है, ट्राई के लिए 6 यूनिट यूज की जाती है, डाई के लिए 4 यूनिट, सेस्टर टर्पनाइट्स के लिए 5 यूनिट यूज की जाती है। कार्बन के नंबर जहां 5 सेस्टर होगा, सेस्टर टर्पनाइट्स होगा 25 हो गए क्योंकि एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन के नंबर होते हैं, ठीक है। ये टेबल ये तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टर्पेनाइट्स। टर्पेनाइट्स में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टर्पेनाइट्स किस तरीके से बनते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे दिखा रहा है। ये आइसोप्रीन की एक यूनिट यहाँ पे इसमें लिख दी, ये आइसोप्रीन की यूनिट होती है जिसमें कार्बन के नंबर 5 होते हैं, हाइड्रोजन के नंबर 8 होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब जो CH सिंगल बॉन्ड CH3 जो होता है, ये टेल होती है, जो cis2 C डबल बॉन्ड होता है ये हेड होता है। इसको हम हेड कहते हैं आइसोप्रीन का, इसको टेल कहते हैं। अब जो हेड तथा टेल का कॉम्बिनेशन किया जाता है, अब आइसोप्रीन की जो दूसरी यूनिट ली जाती है उसका जो हेड होता है टेल के साथ कॉम्बिनेशन करता है। कॉम्बिनेशन कैसे करेगा, यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बना लेगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा दिया उसने, कहा कि आइसोप्रीन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, टर्पीन्स कहा जाता है, या मोनोटर्पीन कहते हैं, या टर्पेनाइट्स कहते हैं, मोनोटर्पेनाइट्स कहते हैं। ये तो नॉर्मली भी इसने दिखा दिया, अभी इसका नोमेनक्लेचर हमें करना होगा, जो क्लास पढ़ी है ना इन सबका नोमेनक्लेचर हमें करना होगा। अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट्स, अब ये क्लास थी, अब इसकी कुछ सब क्लासिफिकेशन होती है। सब क्लासिफिकेशन में वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है कि कुछ साइक्लिक होते हैं, कुछ एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी में लिखा उसने, सब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ रिंग। अब जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट्स होती है वो रिंग पर डिपेंडेंट होती है, रिंग के नंबर पर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर उसने सब क्लासिफिकेशन लिखी। सब क्लासिफिकेशन में उसने कहा कि मान लीजिए एसाइक्लिक हो सकती है, मोनोसाइक्लिक हो सकती है, डाइसाइक्लिक हो सकती है, ट्राइसाइक्लिक हो सकती है, टेट्रासाइक्लिक हो सकती है। ये क्या है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनाइट की सब क्लासिफिकेशन है कि मोनोसाइक्लिक हो सकती है, डाइसाइक्लिक हो सकती है, ट्राइसाइक्लिक हो सकती है, टेट्रासाइक्लिक हो सकती है, एसाइक्लिक हो सकती है। एसाइक्लिक क्या होती है, ओपन चेन होती है, जब मॉलिक्यूल में ओपन चेन प्रेजेंट होती है। मोनोसाइक्लिक को कहता है वो, मान लीजिए किसी भी साइकिल में, किसी भी मॉलिक्यूल में यदि सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है उसको मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइट्स कहा जाता है। बाइसाइक्लिक या डाइसाइक्लिक जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है, किसी मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट होती है, किसी भी टर्पेनाइट्स में 2 रिंग प्रेजेंट होती है, उसको डाइसाइक्लिक टर्पेनाइट्स कहा जाता है। ट्राइसाइक्लिक में 3 रिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पर लिखी हुई बस 3 रिंग आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, it's known as tricyclic टर्पेनाइट्स। अब जो टेट्रासाइक्लिक टर्पेनाइट्स होती है उसमें 4 रिंग प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल में, इसको टेट्रासाइक्लिक टर्पेनाइट्स कहा जाता है। अब जो 3 रिंग 2 रिंग का जो खेल है ना, ये वाला जो फॉर्मूला आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है C5H8 जो होता है, उसके बाद जब टर्पेनाइट्स बन जाते हैं तो ये इसमें भी चेंजेस देखने को दिखाता है सब क्लासिफिकेशन में। जो कहता है जो नॉर्मली फॉर्मूला जो हमने बताया ना, तो उसकी क्लासिफिकेशन में जो हमने फॉर्मूला बताया, लेकिन जो सब क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसके फॉर्मूले में थोड़ा बहुत हमें चेंजेस देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर उसने फॉर्मूले में दिया CnH2n+2 एसाइक्लिक कंपाउंड। उसने कहा मान लीजिए कार्बन के नंबर 5 है, हाइड्रोजन के नंबर 8 है, और वो एसाइक्लिक क्या है, टर्पेनाइट्स है। अगर कोई मॉलिक्यूल एसाइक्लिक टर्पेनाइट्स है तो उसमें कार्बन के नंबर 5 हो गए, हाइड्रोजन के नंबर 8 प्लस 2, हाइड्रोजन के नंबर 10 हो गए। उसमें हाइड्रोजन के नंबर 10 देखने को मिलेंगे। लेकिन जब वो टर्पेनाइट्स आप पढ़ोगे ना, C15 होता है, H24 होता है, H24 में +2 कर देंगे 26 आ जाएगा, तो +2 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइट्स में नाम दिया उसने, जब किसी भी टर्पेनाइट में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइट्स कहा जाता है, जिसमें CnH2n होते हैं।
यहाँ पे H2n क्यों लिख रहा है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर से क्या हो रहा है? H2n कार्बन के नंबर सेम हो गए, जो हाइड्रोजन के नंबर जो हो गए ना वही हो गए। मान लीजिए C15 के बाद जो C15 है तो हाइड्रोजन 24 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 24 ही होगा जो मोनोसाइक्लिक टर्पेनाइड्स होता है। डाइसाइक्लिक टर्पेनाइड में वो कहता है कि जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं उसमें -2 हो जाते हैं। सिर्फ कार्बन के नंबर 15 है, हाइड्रोजन के नंबर 24 हो गया। कार्बन के नंबर 30 मान लीजिए, 6 पंजे 30, 5 छंग 30, 5 छंग 30 तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 अगर हाइड्रोजन है तो -2 कर दीजिए, 46 होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन 46 हो सकता है। तो अब वही ट्राइसाइक्लिक टर्पेनाइड्स की अगर बात करें, ट्राइसाइक्लिक में 3 रिंग किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी तो उसमें हाइड्रोजन की नंबर 4 माइनस हो जाएगी। जो ट्राइसाइक्लिक टर्पेनाइड जो होता है ना, ट्राइसाइक्लिक टर्पेनाइड किस में प्रेजेंट होगा? ट्राइसाइक्लिक टर्पेनाइड जो होगा अलग एक फॉर्मूला दिया जाएगा, वो डाइसाइक्लिक क्या बोलते हैं उसको, डाइटरपेनाइड्स का भी दे सकता है, ट्राइटरपीन्स का भी दे सकता है, सेस्क्यूटरपीन्स का भी दे सकता है, सिस्टर टर्पेनाइड्स का भी दे सकता है, टेट्राटर्पेनाइड्स का भी एग्जांपल हो सकता है। सिर्फ उसमें रिंग देखनी होती है हमें। जब रिंग मान लीजिए रिंग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, उसके कार्बन के नंबर को हम काउंट करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर को काउंट देख लेंगे, तो ये वाला रूल उसमें फॉलो करता हुआ हमें मिलता है। ये सब क्लासिफिकेशन बताता है। CnH2 -H2n -6, मान लीजिए हाइड्रोजन के नंबर अगर 6 कम हो रहा है किसी टर्पेनाइड्स में तो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड होगा, उसमें 4 रिंग उस समय इस कंपाउंड में देखने को मिलती है। सब क्लासिफिकेशन में ये चीज आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एग्जांपल हमें करने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने एग्जांपल जो दिया सब अब क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दिया। इसमें जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ना, हीमोटर्पेनाइड्स पढ़ा, मोनोटर्पेनाइड्स पढ़ा, फिर सेस्क्यूटर्पेनाइड्स पढ़ा, फिर डाइटर्पेनाइड्स पढ़ा, फिर सेस्टर टर्पेनाइड्स की स्टडी, टर्पेनाइड्स के बारे में बताया, सेस्टर टर्पेनाइड्स के बारे में क्या बताया, फिर उसके बाद ट्राइटर्पेनाइड्स बताया था जिसमें 8 मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे, फिर टेट्राटर्पेनाइड जिसमें 8 आइसोप्रोपेन की नंबर यूनिट यूज की जा रही थी, फिर पॉलीटर्पेनाइड्स जिसमें n नंबर की यूज की जा रही थी। सबसे पहले उसने बीटा कैरोटीन का एग्जांपल दे दिया। बीटा कैरोटीन का जो एग्जांपल होता है, उसने कहा कि बीटा कैरोटीन का जो एग्जांपल होता है टेट्राटर्पेनाइड्स के लिए यूज किया जाता है। जो टेट्राटर्पेनाइड्स क्लासिफिकेशन होती है, टेट्राटर्पेनाइड्स के लिए बीटा कैरोटीन का यूज किया जाता है। बीटा कैरोटीन का कुछ स्ट्रक्चर ये होता है, एक बेंजीन की रिंग यहाँ पर साइक्लिक रिंग बनाई जाती है, दूसरी साइक्लिक रिंग यहाँ पर बनाई जाती है। अब इन साइक्लिक रिंग और साइक्लिक रिंग के बीच में इस कार्बन से इस कार्बन तक काउंट करते हो आप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें 18 कार्बन देखने को मिल जाते हैं। ये वाले 6 कार्बन, ये वाले 6 कार्बन अलग है, इस कार्बन के बाद ये वाले 18 कार्बन हो गए इस कार्बन से इस कार्बन तक। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 18 कितना होगा? 30 कार्बन यहाँ पर होगा। 30 ये होगा, एक कार्बन ये हुआ, दो कार्बन ये हुए, 3 तो 6 कार्बन ये हुए, तो कितने 36 कार्बन देखने को मिल रहे हैं भाई? ये तो 36 मिल रहे हैं, देखने को 36 मिल रहा है, लेकिन 4 कार्बन यहाँ पे लग रहा है, एक कार्बन ये, कार्बन ये, कार्बन ये, कार्बन। तो ये क्या है? 40 कार्बन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब 40 कार्बन पे अगर जनरली फॉर्मूले की बात करें 6864, क्योंकि एक आइसोप्रीन में 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन 8 आइसोप्रीन की यूनिट बीटा कैरोटीन में 8 आइसोप्रीन की यूनिट यूज की जाती है, तो 6864 हाइड्रोजन के नंबर 64 होते हैं, लेकिन इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन का यूज किया जा रहा है। 2 रिंग होने की वजह से, जिसको हम डाइसाइक्लिक इसको कहते हैं, डाइसाइक्लिक कह गए, मोनोसाइक्लिक में कुछ नहीं था, डाइसाइक्लिक में -2 था, तो -2 यहाँ से हाइड्रोजन के 2 नंबर को माइनस कर दीजिए, तो C40 H62 बीटा कैरोटीन का फॉर्मूला होता है, 640 H62 होता है। अगर नॉर्मली बात करें जो टेट्राटर्पेनाइड्स का फॉर्मूला होता है, जो टेट्राटर्पेनाइड्स का फॉर्मूला C40 H64 होता है, लेकिन उसमें जो एग्जांपल हम दे रहे हैं, कैरोटीन दे रहे हैं, बीटा कैरोटीन का जो एग्जांपल है, बीटा कैरोटीन में सब क्लासिफिकेशन का यूज किया जा रहा है। यहाँ 2 रिंग प्रेजेंट होने की वजह से 2 हाइड्रोजन के नंबर को माइनस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बीटा कैरोटीन का फॉर्मूला
C48H62 हो जाएगा। जो क्लासिफिकेशन है उसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन जो एग्जांपल आएगा उसका उसका फॉर्मूला अलग होगा, उसका सब क्लासिफिकेशन के बेस पे उसका फॉर्मूला किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने टेट्राटर्पनाइट का एग्जांपल ले लिया। उसने यहाँ पे क्या लिखा कि इसमें 11 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, टोटल 11 बॉन्ड होते हैं, लेकिन रिंग सेलेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें 9 बॉन्ड बनाने होते हैं। इस रिंग को छोड़ के रिंग से जो पहला वाला बॉन्ड बनेगा उसको सिंगल बना दीजिए, उसके बाद डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार यहाँ से इस सिंगल बॉन्ड के बाद से जो डबल बॉन्ड लगा रहे हो, यहाँ से जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करेगा ना, इस रिंग और तथा इस रिंग के बीच में 9 बॉन्ड बनाइए। 9 बॉन्ड याद रख लीजिए। अब 2 रिंग बना दीजिए। रिंग में क्या करना है, एक अपोजिट साइड में 2 CH3 लगा दीजिए, उसके अपोजिट साइड में एक CH3 लगा दीजिए। ये वाला CH3 है ना, यहाँ पर जाना चाहिए था, ये CH3 आना चाहिए था, ये CH3 यहाँ पर 2 CH3 यहाँ जाना चाहिए, CH3 यहाँ, तो मतलब अपोजिट साइड में ये होने चाहिए। तो बीटा कैरोटीन नहीं हुआ, यहाँ पे CH3 का तीन मेथिल ग्रुप यहाँ लगा दिए, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के, एक ये वाला कार्बन छोड़ के यहाँ लगाया, ये वाला कार्बन छोड़ के यहाँ लगा दिया, ये वाला कार्बन छोड़ के ये लगा दिया, ये कार्बन छोड़ के यहाँ पर लगा दिया, ये कार्बन छोड़ के यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर मेथिल ग्रुप का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर। तो बीटा कैरोटीन का एग्जांपल हमने ले लिया। थ्योरी में उसने लिखा कि ये बीटा कैरोटीन जो होता है कि ऑरेंज कलर को शो करता है, एक तरह का ऑरेंज पिगमेंट होता है। जनरली फॉर्मूला जो ये टेट्राटर्पनाइट का एग्जांपल होता है, टेट्राटर्पनाइट के जनरली फॉर्मूला C40H64 होता है, लेकिन बीटा कैरोटीन होती है उसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं CnH2n-2 का यूज करते हैं, जिसकी वजह से C40H62 हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन का एग्जांपल ले लिया। वहीं मोनोटर्पनाइट्स की अगर बात करें, मोनोटर्पनाइट्स में क्या बोला था उसने कि मोनोटर्पनाइट्स में 2 आइसोप्रीन की रिंग, 2 आइसोप्रीन की यूनिट आपस में कंबाइन करती है। अब कंबाइन करने के बाद उसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, C10H क्या होता है, C10H16 होता है, मतलब C10 और H16 होता है। लेकिन अब जो इसमें जो एग्जांपल दिए जाते हैं, एग्जांपल सब क्लासिफिकेशन के बेस पे उसका फॉर्मूला डिवाइड करना होता है। वही यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया, मेंथोल नाम दिया। मेंथोल में मोनोसाइक्लिक है, एक साइक्लिक की रिंग इसमें प्रेजेंट है। मेंथोल का जब जनरली फॉर्मूला होता है CnH2n, वही कार्बन के नंबर मान लीजिए, इसका नॉर्मली फॉर्मूला क्या होगा, C10H16 होगा मेंथोल का। मेंथोल का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कार्बन से CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मेटा के बाद जो पैरा पोजीशन आ रही है, यहाँ से एक कार्बन है, उस कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच करती है उसमें। ये मेंथोल का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो ये वाले जो एग्जांपल लिए हैं ना, मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सिलेबस में प्रेजेंट है। कैंफर सिलेबस में है हमारे मेंथोल है, अल्फा टर्पिनोल भी है, और एसाइक्लिक मोनोटर्पनाइट्स ये तो है। वो सिट्रल भी एग्जांपल है, सिट्रल भी एग्जांपल है। तो सिट्रल मैंने ले लिया, सिट्रल किस में लिया, मोनोटर्पनाइट्स में लिया। मोनोटर्पनाइट्स क्या थी, जिसमें 2 आइसोप्रीन की यूनिट कंबाइन कर रही थी। तो मेंथोल ये हुआ। तो यहाँ पे कैम्फर का यहाँ पे CmPHR, कैम्फर का यहाँ पे इसने फॉर्मूला ये दिया। यहाँ पे एक रिंग बना ली, रिंग से एक कार्बन से कीटो ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा दिया, इसको एक कार्बन से कीटो ग्रुप बना दिया, एक कार्बन से मेथिल ग्रुप है, इस कार्बन के बीच में एक कार्बन, ये कार्बन के साथ CH2 का होल ट्वाइस है, तो उसको कैम्फर नाम दे दिया उसने। अल्फा टर्पिनोल की बात करें, अगर हम बात करें, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग दी उसने, साइक्लिक रिंग एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगाया, उसकी पैरा पोजीशन में एक कार्बन लगाया, कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिया, जिसको हमने अल्फा टर्पिनोल नाम दिया। इसके नंबर काउंट कर लीजिए, मोनोसाइक्लिक है तो हाइड्रोजन तथा कार्बन के नंबर जो यूनिट के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं वो होने चाहिए। C10H16 हमें मिल जाना चाहिए, जो अल्फा टर्पिनोल होता है। मेंथोल में भी ये मिलना चाहिए हमें, कैम्फर में भी हमें यही मिलना चाहिए। लेकिन एसाइक्लिक मोनोटर्पनाइट होता है जो एसाइक्लिक होता है, इसमें क्या होता है, CnH2n+2 हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन के नंबर +2 ज्यादा होने चाहिए। जैसे मोनोटर्पनाइट में जो नॉर्मली मोनोटर्पनाइट्स में कार्बन के नंबर 10 होने चाहिए, हाइड्रोजन के नंबर 16 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल है साइक्लिक लिया, जिसका नाम सिट्रिल है,
तो इसमें हाइड्रोजन नंबर +2 ज्यादा होते हैं, C10H18 होता है। तो ये यहाँ पे 2 एग्जांपल ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये तीसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया उसने, नोमेनक्लेचर यहाँ पे दे दिया सेस्क्यूटरपेनाइट। सेस्क्यूटरपेनाइट्स में 3 आइसोप्रीन की यूनिट काउंट की जाती थी, 3 बोले तो C15 होगा, H24 होगा। अब लेकिन जब इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम उसके रूल के बेस पे करते हैं, सब क्लासिफिकेशन के बेस में, कि कंपाउंड में 2 रिंग प्रेजेंट है, 1 रिंग प्रेजेंट है, या 3 रिंग प्रेजेंट है, या 4 रिंग है, या वो एसाइक्लिक है। ये एसाइक्लिक है। यहाँ पे बीटा फेरेंसीन्स लिया इसने, एसाइक्लिक कंपाउंड है। एसाइक्लिक में क्या होगा, +2 हो जाएगा, +2 हाइड्रोजन के नंबर +2 ज्यादा होंगे, जैसे 15 और 2 15 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 24 हो गए, लेकिन +2 करने के बाद हाइड्रोजन के नंबर इसमें 26 आ जाएंगे। तो बीटा फ्रेंसीन भी हमारे जो फ्रेंसेंस है ना, ये हमारे सिलेबस में है। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कि यो सेक्यूटरपेनाइट्स का एग्जांपल होता है। ये साइक्लिक रिंग कुछ इस तरीके से हमने बनानी है, इसको याद कर लीजिए। तो ये एक रिंग बनाई है, रिंग बनाने के बाद दूसरी रिंग को अधूरी रिंग छोड़िए, इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ जाओगे, यहाँ ये कार्बन होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। एक यहाँ पे जिंक बैरन ने नाम दे दिया, जिंक बैरन जो नाम दिया उसने, जिंक बैरन को, ये भी एक मोनोसाइक्लिक, इसमें जिंक बैरन का स्ट्रक्चर ये होता है, एक बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन के साथ एक हाफ रिंग अटैच होती है, उसके बाद ये वाली रिंग यहाँ से नीचे की ओर चली जाती है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। इसमें मोनोसाइक्लिक होती है, मोनोसाइक्लिक के लिए क्या होता है, मोनोसाइक्लिक है प्लस एसाइक्लिक है, तो इसके कार्बन के नंबर को काउंट कर लीजिए, CnH2 होगा, कार्बन के नंबर मान लीजिए 15, तो हाइड्रोजन के नंबर 24 होगा। तो ये क्या होता है, जिंक बैरन का एग्जांपल ये हो गया। यहाँ पे एक फेरेंसोल का एग्जांपल मैंने ले लिया। फेरेंसोल हमारे सिलेबस में, आप इसमें तो कोई एक एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पे क्लासिफिकेशन के टाइम पे आप एग्जांपल ले लीजिए जो आपको इजी लगे। ये तीनों एग्जांपल मैंने इसलिए ले दिए, हर एग्जांपल जो लिए थे क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं हमें भी आगे स्टडी इसके बारे में करेंगे। तो फेरेंसोल की अगर हम बात करें, फेरेंसोल में उसने ये स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना दीजिए, यहाँ पे 12 कार्बन आ जाने चाहिए, 12 तीन कार्बन ऊपर है, 12 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है। 12 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्वाइन है। यहाँ पे CH3, 1 कार्बन जोड़ के CH3, दूसरा कार्बन जोड़ के CH3 ले रहा है, 15 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के नंबर 24 हो गए, जिसको हम फेरेंसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेंसोल भी हमारे सिलेबस में है। डाइटरपेनाइट का एग्जांपल, डाइटरपेनाइट के लिए विटामिन ए का एग्जांपल दे दिया। डाइटरपेनाइट में क्या होता है, वही होता है, क्या कहते हैं उसको, 20 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन के नंबर 32 होते हैं। तो ये यहाँ पर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाइटरपेनाइट का हमने एग्जांपल दे दिया। जो कार्बन के नंबर हो गए कितने हो गए, 20 हो गए, हाइड्रोजन के नंबर 32 हो गए। इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने बता दिया। बेंजीन की रिंग यहाँ पे बनाई, बेंजीन के बाद एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए। 4 डबल बॉन्ड के बाद एक लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को बॉन्डेड कर दिया। इस वाले कार्बन से अगर उसने हाइड्रोक्सी ग्रुप करा, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे से CH3 को, नहीं उसने 2 कार्बन को छोड़ के 3 कार्बन छोड़े, लेकिन ये ऊपर वाले को 2 कार्बन छोड़े, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो CH3 यहाँ पे उसने 2 मेथिल ग्रुप यहाँ पे कंबाइन कर दिए। रिंग के साथ भी उसने 2 मेथिल ग्रुप कंबाइन किए, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ CH3 है। तो विटामिन ए है, विटामिन ए का जनरली फॉर्मूला C20H32 होता है। दूसरा एग्जांपल उसने फाइटोल ले लिया, फाइटोल भी हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है। जब देखोगे ना यूनिट में फाइटोल की एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो फाइटोल का स्ट्रक्चर उसने यहाँ पे बनाया। तो इसे भी इस प्रकार अरेंज कर दीजिए। डाइटरपेनाइट में कार्बन के नंबर 20 है, 20 कार्बन के नंबर में 4 हाइड्रोजन, 4 ऊपर की साइड में अटैच कर दिए। तो उसके बाद जो यहाँ पे 16 नंबर आ जाने चाहिए, 16 कार्बन के नंबर होने चाहिए, इस तरीके से अटैच कर दिए। एक कार्बन का नंबर ये हुआ, 16 ये हुआ, 16 नंबर से हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ, ये फाइटोल है। तो इजी है, तो ये एग्जांपल शुरू में लिख दीजिए। और अगर जो विटामिन है अगर वो देता है तो विटामिन है हम विटामिन है बाद में कर लेंगे, अगर वो अलग से दे रहा है तब देख लो, वरना फाइटोल सिंपल सा एग्जांपल है डाइटरपेनाइट्स का, इसको दे दीजिए। डाइटरपेनाइट्स हो गया। ट्राइटरपेनाइट्स का एग्जांपल उसने दिया है, ये है एक एबियोटिक एसिड है। एबियोटिक एसिड में आगे बता दूंगा, एबियोटिक एसिड हमारे सिलेबस में भी है।
एबियोटिक एसिड जो होता है ना, ये डाइटरपेराइड्स का एग्जांपल है। जो एबियोटिक एसिड है ना, एबियोटिक एसिड भी डाइटरपेराइड्स का एग्जांपल है। तो अब हम ट्राइटरपेराइड्स की बात करते हैं। ट्राइटरपेराइड्स में आइसोप्रीन की 6 यूनिट काउंट होती है, जिसमें कार्बन के नंबर 30 होते हैं। कार्बन के नंबर 30 होने चाहिए और हाइड्रोजन के नंबर कितने होने चाहिए? 8 48 होने चाहिए। अब ये उसकी सब क्लासिफिकेशन पर डिपेंडेंट करता है कि मॉलिक्यूल में रिंग कितनी परसेंट होती है। मॉलिक्यूल में रिंग 3% होती है। रिंग 3 होने के कारण क्या होता है? डाइसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक, तो 4 हाइड्रोजन नंबर कम हो जाते हैं। 48 में तो 44 हाइड्रोजन नंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इसने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे 3 बेंजीन की रिंग बनी, तीसरी बेंजीन की रिंग के साथ एक यहाँ पे 5वीं रिंग बना दी, 5 कार्बन की रिंग। 5 कार्बन की रिंग के बाद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन की एक चेन बना, 3 रिंग बनाई, 3 रिंग के साथ एक 5 कार्बन की रिंग बनाई, उसके बाद 6 कार्बन की एक चेन बना दी। उसके बाद एक कार्बन पे CH3, तो उसके दूसरे पे CH3, उसके तीसरे पे CH3, फिर CH3, तो एक रिंग की साइड से हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे हुआ, इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मैं टेट्राटर्पेनाइड की बात करें, टेट्राटर्पेनाइड का बीटा कैरोटीन एग्जांपल होता है, जिसको मैंने शुरू में बताया।